जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर साहब। अगर हम देखें एक तरतीब के साथ अगर इस गुफ्तगू को करें, आपके ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इम्पोर्टेंट है एफबीआर की? और अभी इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब आईएमएफ की टीम अभी आई हुई है जी, और वो कह रहे हैं कि आप पॉलिसी को और ऑपरेशन को सेपरेट करें, और जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो आप तो पॉलिसी के मेंबर भी रहे हैं, जी, तो जी। आपके ख्याल में इसका क्या हल है? इसका थोड़ा सा तफसीली जवाब अगर मुझे दे लेने दें। पॉलिसी बनाने का दुनिया में डेवलप्ड मुल्कों में इसी तरह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ही पॉलिसी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो टैक्स पॉलिसी बना सके। टैक्सेशन के दो ही हिस्से होते हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी। अगर ये कैपेबिलिटी फाइनेंस में पैदा की जा सकती है, उसका तरीका यही होगा कि एफबीआर के लोग वहाँ जाके सर्व करेंगे। ठीक है ना जी? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी है सारी चीज़ों के साथ, कि हमारे पास टैक्स के बारे में लिखने वाले, बात करने वाले लोग नहीं हैं। इकोनॉमिस्ट का ये काम होता है। इकोनॉमिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो डेटे के बगैर नहीं चल सकता। डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो डेटा एफबीआर किसी से शेयर नहीं करता। इकोनॉमिस्ट उस पर क्या काम कर सकता है? फिर हमारे पास कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, आप भी ज़रूर उनसे मिलते होंगे। वो टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं टैक्स पेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनमें एक इंसानी नफ्सियात है कि जब मैं ऑनेस्टली, मैं भी आजकल टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू बढ़े, मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन मेरे में एक नेचुरल बायस आ जाएगा। मैं कहूँगा कि जी मेरे जिस सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसे रहने दे, बाकियों से पूरा। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, जी, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जी, है, जी, या जी, वो कभी एफबीआर को बताने आ जाते हैं जी, या जी, कभी कभी चेयरमैन भी बन जाते जी, हैं, जी। आप समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? मैं मेरी बात वो पूरी हो जाने रही, तो मैं समझता हूँ कि अगर टैक्स पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन के पास के लिए किसी के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस मौजूद है, तो एफबीआर के अलावा किसी के पास नहीं है। एफबीआर उसको डिलीजेंटली इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, ये अलग बात है, लेकिन ट्रू जो एक्सपर्ट्स हैं वो एफबीआर से ही आपको मिल सकते हैं। जैसे हमने इकोनॉमिस्ट को रूल कर दिया, एक्सपर्ट्स को उनके इंटरेस्ट की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई बदनीयती होगी, लेकिन एक ठीक है। इंसानी नफ्सियात का ये हिस्सा है, तो कि वो इस तरह होगा। तो अगर हम एफबीआर के अंदर ही इस कैपेसिटी को बिल्ड करें कि जी वो टैक्स पॉलिसी भी बना सकें, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिफॉर्म्स या चेंजेस ज़रूरी हैं, तो वही बेहतर एक तरीका है। ठीक है ना जी? अच्छा, हम बात वही कर रहे थे कि जब टैक्स एफबीआर के लोगों ने ही फाइनेंस में जाके टैक्स पॉलिसी बनानी है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उनकी रिपोर्टिंग लाइन बदल जाएगी कि वो चेयरमैन एफबीआर या सेक्रेटरी रेवेन्यू की बजाय फाइनेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनका माइंडसेट वही रहेगा, वो उसी तरह ही काम करेंगे, क्योंकि हमें बाहर से नहीं वो कैपेसिटी मिल सकती। वो जो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ है वो बाहर से नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये भी एक मेरे जहन में एक सवाल है ना, देखिए आप कॉस्मेटिक मेजर हो सकता है। देखिए ना, अगर आपने खुद ही पॉलिसी बनानी है और खुद ही इम्प्लीमेंट करनी है, जी, जी। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाता? प्रॉब्लमेटिक हो सेपरेट करें जाता तो है, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप सेफ गार्ड्स बिल्डिंग कर सकते हैं ना। हर सिस्टम में आप सेफ गार्ड बिल्डिंग कर सकते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ऐसा ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे कर देंगे ना, तो फिर शायद हम ज़ीरो से शुरू कर रहे होंगे। हम जो रेजरवायर है नॉलेज का, उसे ज़ाया करके एक नया रेजरवायर क्रिएट करना चाहेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म में कम अज़ कम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और पाकिस्तान शॉर्ट टर्म में भी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा जी, था जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हवाले से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि वो एक नेचुरल है कि देखिए ना, अगर हम आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपका टैक्स कंसल्टेंट हूँ, और मुझे किसी ऐसी जगह पे बिठा दिया जाता है जहाँ तुमने टैक्स पॉलिसी बनानी है या कुछ तुमने रिफॉर्म प्रपोज करनी है, मेरा नेचुरल एक इंक्लिनेशन होगा, मैं बदनीयत नहीं हूँ भी हूँगा, मैं ठीक आदमी भी हूँगा, लेकिन मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा आपके फेवर में। ठीक आपके है। फेवर में मेरी कोशिश होगी कि आपके कैमरामैन साहब से ज़्यादा टैक्स ले लिया जाए, आपसे ना लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन में जो लॉज हैं, जी, जी, उनको भी सिंप्लीफाई करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। मसलन एग्रीकल्चर इनकम हमने सूबों को दे दी है, जी, जी, और जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रही हैं उसके बारे में हम यानी रिटर्न में शो तो करेंगे, जी, जी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं लेते।
तो कुछ चीज़ें लॉस के अंदर भी नहीं है जो कि टैक्स चोरी में मुआविन साबित होती हैं। एग्रीकल्चर इनकम पे भी थोड़ा सा, ये भी एक वो जो बयानी वाली बात मैं कर रहा था, अच्छा वो आपने जिक्र कर दिया। एग्रीकल्चरल इनकम का जितना पोटेंशियल बताया जाता है उतना हरगिज़ नहीं है। कितना है वैसे? मैं आपको बता देता हूँ। हम जब बात करते हैं ना कि जी 22% या 20% से ऊपर, तकरीबन Growth है, 22.9 है, हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, वो जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन कभी उस 22.9 या 22% पे गौर करें, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें 62.8% शेयर है लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है जी। 14% ये आपका जी जो है ना उस 22 में से निकल जाता है। पोल्ट्री उसमें शामिल है, उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं। सर ₹1 का पोटेंशियल है, लेना भी चाहिए ना। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ ना कि पहले हम रियलिस्टिक देख लें कि बनता क्या है। पोल्ट्री को निकाल दें। इवन कॉटन जिनिंग जो कि एक इंडस्ट्री है, सारी दुनिया से इंडस्ट्री से मिलती है, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एग्रीकल्चर में शामिल है। तो अगर आप इसको वो नतारन वो उसे कर लें डिस्टिल, तो 6.7% तकरीबन बचता है, जो कि प्योर एग्रीकल्चर, जो इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम बनता है। उसमें से आप सबसिस्टेंस फार्मिंग निकाल दें, मेरा ख्याल है 50-60% लोग जो हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उस एग्रीकल्चर से, उनसे आपने कौन सा टैक्स ले लेना है। फिर कुछ तकरीबन कोई 20-25 लैंड होल्डिंग बचेगी जो कि बड़े 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 लैंड लॉर्ड्स के पास है। उनसे आप बहुत ज़ोर लगा लेंगे ना, आप 50 बिलियन से ज़्यादा साल में टैक्स नहीं ले सकते सर, सारे पाकिस्तान का। सर मैं कहता हूँ ₹1 जमा करें, असूली तौर पे लेना चाहिए ना। असूली तौर पे लेना चाहिए। एक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि उनसे टैक्स लिया जाए। ठीक है सर। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को वहाँ जाके असेस करने के लिए आपको कॉस्ट पता नहीं कितनी पड़ जाएगी। हम इस वक्त देखें ना, अगर हम प्रायोरिटी कर लें कि हमें इस वक्त फौरी मसला है हमारे पास रिसोर्सेज का, हमें रिसोर्सेज ये जो होती है ना, ये बारीकियाँ होती हैं, ये जो पॉलिशें होती हैं, आप पहले बिल्डिंग के एक सस्टेनेबल खड़ी करें, उस पर बाद में बेशक आप सब्ज़ रंग कर लें, नीला रंग कर लें, ये जो है ना खूबसूरतियाँ होती रहेंगी। आपके ख्याल में क्या हल है? हल हमारा सबसे पहले तो ये है कि जो हम फ्रिंज एक्टिविटीज़ पे एनर्जीज और रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं ना, उनको कर्टेल कर लें। टैक्स हर बंदे को देना चाहिए, हर बंदे को टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये हमारे सारे ये वो आबे हयात है जो हमारे सारे मसलों को हल कर देगा, तो ये नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हो सकता है उनको हम रिफंड दे के तो सलाम करके। आपके ख्याल में बेनामी कितना बड़ा इशू है सर? बेनामी के लिए तो देखे ना, एक अब लॉ बना दिया गया, बेनामी लॉ बना दिया गया है। वो भी काफ़ी हद तक, वो जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे ना, देखना सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग टैक्स नेट में तब आएंगे जब ये परसेप्शन ख़त्म होगी कि जो टैक्स पेयर है। मुझे रोज़ तकरीबन ऐसे बंदे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो फंस गए हैं सिस्टम में आके। वो बंदे बड़े खुश हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, रिटर्न नहीं देते, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो सिस्टम में नहीं है। ये परसेप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि टैक्स FBR हमें फेयरली ट्रीट करेगा। हम ये नहीं कहते कि किसी का टैक्स बनता है उसे छोड़ दें, लेकिन फेयरली उसे ट्रीट करें। अभी मैंने चंद दिन पहले ये खबर पड़ी है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि आइस्को के अकाउंट से 2 अरब रुपए निकाल लिए थे, अभी ने वो इलीगली निकाले गए थे, वो वापस करें। अब मुझे ये बताएं कि ये जहाँ ये परसेप्शन हो कि जी FBR हाई हैंडेड से लोगों को फैसले करता है और उनको पता नहीं चलता है एक दिन उनके अकाउंट से पैसे निकले होते हैं, तो ये तो कौन आएगा सिस्टम में? कौन आएगा सिस्टम में? आप पहले सिस्टम को फेयर बनाएं। लोगों का एक राइट हो, टैक्स पेयर्स का एक बिल ऑफ राइट असूलन होना चाहिए। लेकिन चले ना करें, आप उसे इन राइटिंग में ना बुलाएं, लेकिन प्रैक्टिस में तो उसको इम्प्लीमेंट करें ना। अगर कहीं हाई हैंडेडनेस की शिकायत आती है तो उन लोगों पे उससे पूछा तो सही ना करो। अच्छा सर, रिटेलर्स जी, आपने भी काफ़ी दफ़ा कोशिश की, स्कीमें भी लेकर आए, अभी तक तो वो नहीं आए, तो हमारी ज़िंदगी में रिटेलर्स आ जाएंगे टैक्स रेट के अंदर से? पहले इस पर भी थोड़ी सी बात, इसको भी नैरेटिव को ज़रा एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि 2 तरह के हमने टैक्स लेने हैं ना रिटेलर से, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स के लिए एक चीज़ ईजाद हुई है, उसे कहते हैं 3rd शेड्यूल टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। उसमें वो आइटम्स की लिस्ट है, 30 से ज़्यादा आइटम्स है, और वो ज़्यादातर डेली यूजेज के जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं, जिन पे टैक्स हम मैन्युफैक्चरर से ही ले लेते हैं रिटेल प्राइस पे।
ठीक आप अगर मेरी तरह से सिगरेट पीते हो तो आप सिगरेट के पैकेट पे देखिएगा, उस पर रिटेल प्राइस लिखी होती जी, है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स उसी रिटेल प्राइस पे दे दिया होता है, बिल्कुल। साबुन पे भी दे दिया होता है। तो अगर हम रिटेलर्स को ले आते हैं नेट में सेल्स टैक्स के, तो उनसे मिलेगा क्या? पहले ये बात तय करने वाली बात है। ठीक है जी। दूसरा जो इनकम का मसला है, इनकम टैक्स हम उनसे तभी ले सकेंगे कि अगर सारी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट होंगी। ठीक है ना जी। अदरवाइज आप अपनी नुक्कर की दुकान से जाके वो कितना दिन की सेल करता है आपको नहीं पता चल सकता, किसी महकमे के बंदे को नहीं पता चल सकता। प्रॉब्लम ये है कि हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। आप लोगों को कम से कम एफबीआर को पुरानी चीज़ें याद कराते रहना चाहिए। उनसे पूछिए कि आपने एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था रिटेलर, उसके रिजल्ट्स क्या है? वो तो पहले वो करते थे, उसके लिए वो लोगों बंद को ही कर दी है। दुकानों को, मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिट्स अब हो सकता है 5 साल बाद एक नई गवर्नमेंट आए, एक नया चेयरमैन आए, वो फिर कहे कि नहीं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के बारे में रिवाइव करना है। असल मसले का हल वो है। तो मैं यही इसी चीज़ को मैंने दायरों में सफ़र किया था ना। आप एक चीज़ को पूरी तरह पहले करें। आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया, पॉइंट ऑफ सेल का किया, उसे लॉजिकल एंड पे पहुँचा दें, फिर उसे छोड़ दें। ट्रैक एंड ट्रेस आपने शुरू किया है, उसका क्या रिजल्ट्स हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है ना जी। वो कितनी फैन फेयर से चीज़ें शुरू होती हैं। इसी तरह ये जो आज 7 लाख टैक्स पेयर जून तक हमने लाने हैं ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुलाई को ज़रूर पूछिएगा एफबीआर से कि जी इन 7 लाख अव्वल तो आए कितने हैं और उनसे कितना टैक्स वो एडिशनल। प्रॉब्लम ये है ना सर कि अगर आप पिछले सालों को देखें जी तो 4 लाख थे पिछले साल, जी और जी। तकरीबन 1.6 मिलियन जो है वो नील। हाँ जी हाँ जी। तो ये कैसे मैं यही अर्ज कर रहा हूँ चलेगा ना कैसे कि सर? इसको ये कंपनी कैसे चलेगी? इसलिए इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैंने नौकरी स्टार्ट की एक ऐसे शहर से जहाँ कहा जाता था, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ की एक मशहूर बिजनेस कम्युनिटी थी, कि उन्होंने जो बच्चे अभी पैदा नहीं होने उनके नाम पे भी वो रिटर्न दे रहे होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिसकी भी फैसलाबाद की बात कर रहे हैं? ये आप छोड़ देंगे क्योंकि शिकायत की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों को टैक्स नेट में होना चाहिए वो हैं, उनमें से 99% लोग टैक्स नेट में हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो टैक्स जितना उनको देना चाहिए उसका कुछ 100वां हिस्सा भी नहीं देते। इसका मतलब ये है असल सर कि इशू वो हमारा जो है, यानी फाइलर हैं लेकिन हाँ जी, पूरा जितना टैक्स उनको नहीं दे टैक्स रहे। नहीं देना चाहिए वो नहीं देना चाहते। आप इस कंपेन में खोखे वाले को, पान वाले को, ये जो पंक्चर लगाता है इसको शामिल कर लेंगे, उनसे आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे पड़ेगा? आप ये काबिल हो जाएंगे बताने के लिए। वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो एक पेपर छपा है, इसके अलावा एक मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी एक पेपर छापा हुआ है जिसका नाम है टैक्स ऑब्सेशंस, द एक्सपीरियंस ऑफ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज। अब हम भी तकरीबन सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज उनके के साथ लेवल मिल पे जुल आ गए गए, हैं। मिल चुके हैं। एक जब हम छोटे होते थे तो हम वैसे देखते थे कि पता नहीं वो लोग बेचारे कैसे जिंदा रहते होंगे, लेकिन हम भी अब तकरीबन उसी स्टेज उसी पे आ गए। स्टेज पे। तो जो चीज़ें हो चुकी हुई हैं और जिनसे दुनिया ने कोई नतीजे निकाल लिए, वो नतीजे हम क्यों दोबारा से व्हील को री इन्वेंट करना चाहते हैं? तो असल चीज़ों पे फोकस करें। जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और टर्नओवर है ना, टर्नओवर सेल्स टैक्स के लिए और इनकम टैक्स के लिए, उनको चेक करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो बात की है। इसको जारी रखेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा